Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, molecular basis of inheritance. So सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जान लें कि इस चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेन है डीएनए एंड आरएनए। ओके, इस चैप्टर में हम लोग डीएनए एंड आरएनए के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ये डीएनए एंड आरएनए क्या है। ये दोनों है न्यूक्लिक एसिड। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ओके, और लिविंग सेल्स। सो जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल है। ओके, इंफॉर्मेशन कैरिंग दैट मीन्स कि हम लोग देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी मैच करते हैं दिखने में, बहुत बार कैरेक्टर्स में भी, है ना। और इसमें कुछ वेरिएशंस भी आ जाते हैं, तो जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में उसमें हमने देखा था, है ना। सो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली ये यहाँ पे यही कहना है कि जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन का जितना भी कैरेक्टर्स होता है वो मैच करता है, वो क्यों करता है, वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं, जस्ट बिकॉज डीएनए जो है वो पेरेंट्स से पास आउट होता है, किस में, ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। जो डीएनए है, आरएनए है, उसे बोला जा रहा है न्यूक्लिक एसिड। फेडरिच मिक्सचर जो थे वे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को। ओके, फर्स्ट कौन थे? फेडरिच मिक्सचर जो थे उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने आइसोलेट किया था उसे, तब उसे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, उन्होंने उसे कहा था न्यूक्लीन। ओके, ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लीन as it has an acidic nature, hence Altman called it as न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि जो उन्होंने फेडरिच मेस्टर ने जो आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड का, वो उसको तो उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियन, लेकिन अल्टमैन ने देखा कि उसमें कुछ एसिडिक नेचर भी है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका रीनेम कर दिया और रख दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर डीएनए एंड आरएनए। इसमें आप फुल फॉर्म जो है वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यू वगैरह में आते हैं। DNA is a deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. Okay. हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं। एंड दिस कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये भी हम जानते हैं कि जो डीएनए है वही एक कैरिंग मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स को कैरी करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एंड इसी की जगह अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, the length of DNA depends on number of nucleotide पेयर प्रेजेंट इन इट। अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है क्या। बस इस जगह आप ये जान लीजिए कि डीएनए का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने ज़्यादा एक डीएनए में प्रेजेंट है, वही उसके लेंथ को डिसाइड करता है। In eukaryotic cell, DNA is found in nucleus. हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट में उसमें पूरी तरह से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर डीएनए नहीं होता, इसलिए उसमें न्यूक्लियस भी के अंदर वो नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में। इट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सब हम जानते हैं। 11th क्लास में हमने देखा है कि किस तरह से क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं।
DNA also found in the mitochondria and chloroplast. Let's see कि chemical composition क्या क्या है DNA का. DNA is chemically DNA is composed of deoxyribose sugar, जिसे हम लोग बोलेंगे पेंटोस शुगर भी बोल सकते हैं. ओके, फोस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये तीन है. डिऑक्सीराइबोस शुगर, फोस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं केमिकली किसको, डीएनए को. अब हम इसमें एक एक को डील करते हैं कि वो क्या है. डिऑक्सीराइबोस शुगर, मैंने अभी बोला कि वो पेंटोस शुगर भी इसे कह सकते हैं. इट इज अ पेंटोस शुगर हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C5H10 एंड O4. सो कार्बन बेसिकली, सॉरी, ये पेंटोस शुगर बेसिकली किससे बना है, 5 कार्बन से बना होता है. नेक्स्ट इज फोस्फेट ग्रुप. सो फोस्फेट ग्रुप भी जरूरी है डीएनए के कॉम्पोजिशन में. फोस्फेट ग्रुप, द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्स द फोस्फेट ग्रुप. ओके, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला S3PO4, यहाँ फार्मूला आप याद रखना. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए. सो जो डीएनए है, इसका एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो डीएनए है वो एसिडिक होता है नेचर में. ओके, उसका एसिडिक नेचर किसकी वजह से हो रहा है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से. एंड क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. ओके, सो हमने दो कंपोनेंट देख लिया है, डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एज, कौन कौन से हैं, प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स. प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स के अंदर और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. लेट्स सी कि वो क्या है. प्यूरीन्स आर डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स. यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे प्यूरीन एंड पैरामिडीन में कि प्यूरीन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड इसके अपोजिट अगर हम पैरामिडीन को देखें तो वो होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. सो प्यूरीन के अंदर टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं. प्यूरीन भी टू टाइप्स के होते हैं. लेट्स सी कि क्या है. एडेनिन, जिसको डिनोट किया जाता है ए से, एंड गुआनिन, जिसको डिनोट किया जाता है जी से. ओके, सो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ही हैं यहाँ पर, ये प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स. ओके, दोनों ही नाइट्रोजनस बेस है. प्यूरीन में आ गया एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पैरामिडीन में प्रेजेंट होते हैं. देखिए, पैरामिडीन्स आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड, मैंने भी बोला सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके. द टू टाइप्स ऑफ पैरामिडीन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर, कौन कौन से हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन. ओके, यहाँ पे बस बोला गया है कि टू टाइप्स के पैरामिडीन्स जो डीएनए में प्रेजेंट है वो है साइटोसिन एंड थाइमीन. यहाँ पे और एक कंपोनेंट है, कंपाउंड है जो प्रेजेंट रहते हैं पैरामिडीन में, वो है यूरासिल. ये लेकिन वो यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आरएनए में. ओके, सो अगर आपको पूछा जाए कि नाइट्रोजनस बेसिस, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, तो आपका आंसर होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. एंड यूरासिल भी पिरामिडिन का ही एक कंपाउंड है, लेकिन वो यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट ना होके आरएनए में प्रेजेंट होता है. अब आरएनए की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आरएनए में प्रेजेंट होते हैं ए जी, दैट मीन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. वहां पर क्या हो रहा है कि डीएनए में आप देख रहे हो थाइमीन है, लेकिन आरएनए में थाइमीन को रिप्लेस कर देता है कौन, यूरासिल. ठीक है, सो अगर डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की बात की जाए तो कौन होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. एंड अगर आरएनए में बात किया जाए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो एडेनिन, गुआनिन
एंड साइटोसिन एंड थाइमिन को किसने रिप्लेस कर दिया? यूरासिल ने। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड्स, compounds formed by the combination of pentose sugar and nitrogenous base is called nucleoside. So यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये रहा आपका पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, एंड ये है नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर. ओके, सो व्हेन nitrogenous base and pentose sugar combined with each other, okay, with the help of किसके वजह से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के वजह से. ऑब्वियसली दो चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ना हो तो किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है. सो व्हेन nitrogenous base and pentose sugar combined with each other with the help of किससे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड. ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है. जब पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, किसके हेल्प से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हेल्प से, तब वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है आपका पेंटोज शुगर और ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस. ओके, और ये किससे लिंक हो रहा है? यहाँ बीच में आप लाइन देख सकते हो, ये लिंकेज हो रहा है किससे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से. ओके, अब देखते हैं कि हमने देखा है कि डीएनए किससे किससे बन रहा है? पेंटोज शुगर, है ना, और नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट से मिलकर बन रहा है. सो अभी हमने देखा कि जो कॉम्बिनेशन है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, उससे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड. ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पी देख रहे हो, जब फॉस्फेट ग्रुप आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो इस तब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. ओके, जब पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं, किसके हेल्प से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हेल्प से, तब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. बस इतने, इन दोनों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. एंड जब पेंटोज शुगर भी इसमें ऐड हो रहे हैं, अब यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो जिस तरह से पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रहा था, जो बॉन्ड आ रहा था इन दोनों को अटैच करने के लिए, उसी तरह से ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को भी तो ऐड करने के लिए कुछ लिंकेज की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा उसे बोलेंगे फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज. ओके, ये सारे लिंकेज के नाम याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं कि पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस किसके हेल्प से मिल रहे हैं? एन ग्लाइकोसिडिक के हेल्प से, एंड बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड. एंड न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं, किसके हेल्प से? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के हेल्प से, तब क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स हमें दिख रहे हैं. ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड, है ना. सो डबल स्ट्रैंडेड है, दैट मीन्स कि दो डीएनए के स्ट्रैंड जाएंगे, ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो दोनों ही बनेंगे आपके पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट से. एंड ये वाला स्ट्रैंड जो है ये भी बनेगा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट से, है ना. सो अब क्या है कि हम लोग बोलते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंडेड ऐसा तो नहीं होगा कि ये स्ट्रैंड अलग कहीं घूम रहा होगा, ये अलग कहीं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड तो कहलाएगा नहीं जब तक ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे. तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि इस डीएनए वाले स्ट्रैंड में भी फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस है, और इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड में भी
पेंटोस शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में जुड़ रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के हेल्प से। ओके, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये डीएनए है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते रहते हैं। मतलब ये जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन, और थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ ही, ठीक है, ए टी, ए टी या फिर टी ए। ओके, एडेनिन थाइमिन के साथ या थाइमिन एडेनिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड किसका बनाते हैं, हाइड्रोजन का। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये जो डीएनए है ये काफ़ी स्टेबल रहता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता है बॉडी में। ठीक है, हमने देखा कि एडेनिन एंड थाइमिन हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो जी है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और या फिर बोलो साइटोसिन और ग्वानिन, ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किसके हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 3 ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहेंगे। तो हमने देखा है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन 4 नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में प्रेजेंट है, जिसमें कि एडेनिन थाइमिन के साथ या फिर बोलिए थाइमिन एडेनिन के साथ हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाकर हमेशा एक साथ रहते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के वजह से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी देखा है कि न्यूक्लियोटाइड है क्या। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहे हैं पेंटोस शुगर में, किसके हेल्प से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से। तब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो एक पूरा बना है इसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। आप याद करेंगे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि डीएनए का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है किस पे, जितने उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर प्रेजेंट होंगे, है ना। न्यूक्लियोटाइड अगर एक होगा तो उसका लेंथ कितना बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड यहीं तक है, सिर्फ सिर्फ यहीं तक, है ना, यहाँ तक। तो अगर आप डीएनए में आप देखोगे एक ही न्यूक्लियोटाइड है तो ऐसा होता नहीं है, बट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको कि अगर लेंथ उस पर डिपेंड करता है तो अगर उसमें एक न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा तो उसका लेंथ केवल इतना ही रहेगा। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इस एक डीएनए का लेंथ इतना लंबा हो गया। इसी तरह से और भी उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, the phosphodiester bond formed between 5 and फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर। हमने देखा है कि पेंटोस शुगर जो है वो 5 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, therefore polynucleotide strand contain fifth and थर्ड एंड। हम देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में कि हमेशा उसमें लिखा रहता है 5 प्राइम एंड एंड थर्ड प्राइम एंड। मैं आपको दिखाती हूँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉइल है एक दूसरे से, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाया गया इसको। 2 स्ट्रैंड है मान लीजिए, तो एक स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है आपका 5 प्राइम एंड से, एंड हो रहा है थर्ड प्राइम एंड से। इसमें भी आप देख सकते हो इधर 5 इधर थर्ड, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरा यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने का बस इतना था कि आप देख सकते हो कि एक स्ट्रैंड में हमेशा फिफ्थ एंड थर्ड ये नंबर मेंशन रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फिफ्थ एंड थर्ड एंड ही बोला जाता है, प्राइम एंड ही बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो हमेशा जब है बनते हैं कहाँ पर, फिफ्थ कार्बन में। जो पेंटोस शुगर है वो हमने देखा है 5 कार्बन से बने, 1 2
3, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ओके, फिफ्थ है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे आके फिफ्थ कार्बन में मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर की जो फॉस्फेट ग्रुप है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये इस न्यूक्लियोटाइड से कहाँ पर मिल रहे हैं, थर्ड कार्बन में, पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन में जाकर अटैच हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस वजह से हमेशा जो होता है डीएनए में आप देखोगे फिफ्थ प्राइम एंड एंड थर्ड प्राइम एंड उसमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर की कि वो कैसे होते हैं। ओके, द डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। अभी हमने बोला कि डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, है ना, जो किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से बना होता है, और उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। सो आप कह सकते हो कि केमिकली डीएनए composed by the help of pentose sugar, phosphate and nitrogenous bases. Okay, the two strands are coiled each other and arranged anti-parallelly. सो एंटी पैरेलल रहता ही है ना, क्योंकि एक स्ट्रैंड अगर आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल रहेगा, उसका ऑपोजिट। तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे रहेगा, थर्ड से स्टार्ट होके फिफ्थ के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 5 से 3 एंड दूसरा जा रहा है 3 से 5 के डायरेक्शन में। इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा एक स्ट्रैंड जा रहा है 5 से 3 एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसे जा रहा है 3 से 5, है ना, 5 से 3 एंड 3 से 5। So the two strands of DNA have common diameter of 20 एम्पेयर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इसका दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो डिफरेंस है, वहां पे आप देखोगे 20 एम्पेयर का डिफरेंस होगा, जो डायमीटर होगा उसका। नेक्स्ट इज एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड pairs with thymine of another strand by 2 हाइड्रोजन bonds एंड वाइस वर्सा। ये तो मैंने अभी बोला कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ, या फिर बोलिए थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। Guanine of one strand pair with cytosine of another strand by 3 hydrogen bonds and vice versa। अभी मैंने बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पर जो G है C के साथ, T A के साथ, A T के साथ एंड C G के साथ, ये हम किसे किसे बने हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से एंड नाइट्रोजनस बेस के हेल्प से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका एक पिच है ना, ये जो एक पिच आप ले सकते हो, ठीक है, जहां पर से वो टर्न कर रहा है, आप ये देखिएगा, ये जो हमेशा राइट फ्यूजन में, ठीक है, राइट फैशन में वो हमेशा टर्न करता है। जो डीएनए है वो हमेशा राइट की ओर से टर्न करता है, लेफ्ट की ओर से नहीं। ओके, सो जो एक पिच का जो लेंथ होता है इसका, वो 3.4 एनएम का होता है। ओके, ये जो पूरा एक टर्न ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ये जो पूरा एक टर्न जा रहा है, ये टर्न का जो लेंथ है वो है 3.4 एनएम। ठीक है, नैनोमीटर, 3.4 एनएम। ओके, एंड इन दोनों के बीच मतलब दो नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये जो पेयर है, ये पेयर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हो 0.34 एनएम। ठीक है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक पिच जो पूरा एक राइट फैशन की ओर मुड़ रहा है, ये जो पूरा टर्न है, इसका जो लेंथ होगा ये होगा 3.4 एनएम, एंड दो नाइट्रोजनस बेस, ये जो दो नाइट्रोजनस बेस है और ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस पेयर है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये होगा 0.34 एनएम। ये जो लंबा टर्न है, इस जगह लंबा टर्न, ये जो पूरा पिच मुड़ रहा है राइट फैशन की ओर, इसे बोलेंगे मेजर ग्रुप। और एक एक टर्न जो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो छोटा टर्न है दोनों डीएनए के बीच, इस इन दोनों के
बीच के जो टर्न हो रहे हैं यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे माइनर ग्रुप। और ये जो पूरा लंबा सा आप देख रहे हो पूरा टर्न हो रहा है, इसे हम बोलेंगे मेजर ग्रुप। आप इसे भी बोल सकते हो, ये जो यहाँ पे टर्न हो रहा है इसे आप बोल सकते हो माइनर ग्रुप, और ये जो लंबा सा जो टर्निंग हो रहा है यहाँ पे हो रहा है मेजर ग्रुप। Next is because of complementary base pairing arrangement, if one strand of polynucleotide sequence is known, another can be detected. Obviously कि अगर आपको एक स्ट्रैंड का भी अगर आपको नाइट्रोजनस बेस पता है कि क्या है, तो आप अनदर स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस को आराम से डिटेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ये वाले स्ट्रैंड में आप की जो नाइट्रोजनस बेस है वो नॉन है, और आपको पता है यहाँ जी है, टी है, ए है, सी है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो डीएनए के जो स्ट्रैंड जा रहे हैं, आप ऑब्वियसली उसमें जान जाएंगे कि उसके सामने वाले डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा। अगर इसमें पता है कि ग्वानिन है, तो ऑब्वियसली इसके सामने वाले डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोसिन, जिसके साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर फिफ्थ स्टार्ट हो रहा है AGCTT इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रैंड इस तरह से है, आपका 5 से स्टार्ट है, थर्ड की ओर जा रहा है, और उसका नाइट्रोजनस बेस क्या है, AGCTT इस तरह से, तो ऑब्वियसली उसका जो सेकंड होगा स्ट्रैंड जो कि स्टार्ट हो रहा होगा 5 के अपोजिट, ये किससे स्टार्ट हो रहा होगा, 3, एंड 3 के अपोजिट यहाँ पे फिफ्थ, ओके। और उसके उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, मान लीजिए ये नॉन है, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो सेकंड स्ट्रैंड है उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसमें कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे। जैसे एडेनिन है, एडेनिन के ऑपोजिट में कौन हो सकता है, थाइमिन ही हो सकता है। ग्वानिन है, ग्वानिन के ऑपोजिट में साइटोसिन है, उसके ऑपोजिट में क्या होगा, ग्वानिन ही हो सकता है। थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, इस तरह से आपको सेकेंड स्ट्रैंड जो है उसके बारे में ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि उसमें कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। ये सब हमने अभी देखा, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ट्विस्टेड ईच अदर एट द डिस्टेंस ऑफ 34 एम्पेयर, ठीक है। ईच ट्विस्ट ऑफ डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके एक टर्न में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एक टर्न होगा इसमें प्रेजेंट होंगे 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, ओके। एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बेस पेयर्स आर 3.4 एम्पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।